18 सितंबर को मैदान जंग की कैफियत ये थी कि तोपखाने और टैंकों के फायर के सिवा कोई चारा नहीं था। दुश्मन लखन में टैंक ले आया और एक कंपनी के मोर्चों पर सीधी गोलाबारी शुरू कर दी। सिपाही मुहीत खान शहीद हो गया। जिला कोहाट का रहने वाला ये जांबाज बटालियन का माना हुआ फायरर था। सिपाही रुमाल खान, सिपाही अब्दुल गफूर खान, सिपाही शेर आदम खान, सिपाही हकदार खान, सिपाही इकबाल खान और नायक मोहम्मद अनवर शदीद जख्मी हुए। पहले तो शहीदों की लाशों को पीछे भेज दिया जाता था, मगर अब मैदान जंग की हालत ये थी कि मोर्चों से सर बाहर निकालना मुमकिन न था। जख्मियों को पीछे भेजना मसला बन गया था। शहीदों को अब मोर्चों में ही दफन किया जाने लगा। 2-3 रोज बाद कैफियत ये हो गई कि जहां कोई शहीद होता था उसे उसके साथ ही वहीं दफन करके फातिहा पढ़ लेते। शहीदों को दफन करने वाले खुद भी शहीद हो गए और बेनाम कब्रें टैंकों तले और गोलाबारी से मिट गईं। अब किसी को पता नहीं कि डोगरई और भसीन के खेतों में कहां कहां शहीद दफन हैं। 16 पंजाब के एक अफसर ने मुझे बताया कि जंग के 1 साल बाद वो उस तारीखी मैदान में जा निकला। उस पर दीवानगी किसी कैफियत तारी हो गई। उसने कहा, मेरी नजरों के सामने टैंक दौड़ने और गोलाबारी करने लगे। मुझे शहीदों के नारे सुनाई देने लगे और मैंने यूं महसूस किया जैसे वो तमाम गुमनाम शोहदा जो इस मिट्टी तले दफन हैं और वो भी जिनकी लाशें भी नहीं मिल सकी थी, मेरे सामने घूम फिर रहे हैं। मेरे आंसू बह निकले और मैं वहां से यूं तेज कदम चलता अपनी जीप में जा कूदा जैसे तमाम शहीद मेरे इर्द गिर्द खड़े मुझसे पूछ रहे हो कि तुम हमें भूल तो नहीं गए। उसने कहा, पाक फौज के गाजी किसी इनाम की लालच से नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जिनकी खाक और जिनका खून सरहद की मिट्टी में मिल गया, उनके नाम तारीख के चेहरे पर नक्श न करना उनकी रूहों के साथ बेइंसाफी होगी। वो लाहौर की गैरत पर कुर्बान हो गए हैं। उनके जिस्म लाहौर की मिट्टी में मिल गए हैं। कहीं ऐसा न हो कि आइंदा नस्लों को तारीख में उनका नाम भी न मिले और वो इस हकीकत से ही बेखबर रहें कि उनके आबा व अजदाद क्या कर गुजरे थे। 18 सितंबर दुश्मन ने लखन के से टैंकों की फायरिंग की और उस गांव में मजीद टैंक लाने लगा। मकबरे पर दुश्मन के ओपी चढ़े हुए थे। पहले तो अपने टैंकों के फायर से दुश्मन के ओपी को उड़ाया गया, फिर अपने ओपी ने मीडियम तोपखाने को फायर का ऑर्डर दिया। जब पीछे से गोले आए तो सीधे दुश्मन के टैंकों पर जा फटे। ये टैंक शिकन फायर था। कई टैंक जले और बर्बाद हुए और बाकी गांव से भाग निकले। फिर भी दुश्मन का जोर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उसके पास टैंकों और असलहा बारूद की कमी नहीं थी। कमी हमारे मोर्चों में थी, जिसे जवान जज्बे और ईमान की कुव्वत से पूरा कर रहे थे। हर पलटन में एक पेश इमाम होता है जो फौजी नहीं होता। उसे पलटन की तरफ से बाकायदा तनख्वाह मिलती है। पेश इमाम मैदान जंग में नहीं जाया करते, लेकिन पाक फौज की तमाम पलटनों के पेश इमाम सेकंड एचलॉन में मौजूद थे और हर लम्हा इबादत और दुआओं में मसरूफ रहते। 16 पंजाब रेजिमेंट के पेश इमाम मौलवी सैयद मोहम्मद अली शाह थे। वो BRB पर जा पहुंचे और तकाजा करने लगे कि मैं अपनी पलटन के अगले मोर्चों में जाना चाहता हूं। उन्हें बताया गया कि वहां तक पहुंचना किसी तौर मुमकिन नहीं। उन्हें रोका गया, लेकिन वो इसरार करते रहे। फिर उन्हें रोका गया कि आप सफेद कपड़ों में हैं, दुश्मन को दूर से नजर आ जाएंगे। मौलवी साहब ने एक फौलादी टोपी हासिल कर ली और खाकी रंग का एक वाटर कैप अपने ऊपर डाल लिया। बोले, ये लो, अब तो मैं फौजी बन गया हूँ। बटालियन के सूबेदार मेजर मोहम्मद अशरफ उन्हें साथ लेकर आगे चल पड़े। जब जवानों ने अपने पेश इमाम को देखा तो वो चीख चीख कर नारे लगाने लगे। मौलवी साहब हर एक मोर्चे में गए, जवानों से मुसाफा किया और उन्हें मुखातिब करके कहा, अल्लाह के शेरों, ये न समझना कि किसी को तुम्हारी खबर नहीं, सारी कौम की नजरें तुम पर लगी हुई हैं। मौलवी साहब ने दुआ की, कलामुल्लाह पढ़ा और तमाम मोर्चों पर फूंक मार कर वापस आ गए। जवानों के नीम जान जिस्मों में नई कुव्वत ऊद कर आई और मौलवी साहब जवानों को खुदा हाफिज कहकर चले गए। दुश्मन हमारे मोर्चों पर गोलाबारी कर रहा था। शाम के वक्त गोलाबारी अचानक बंद हो गई और महाज पर पुरस्रार सा सुकूत तारी हो गया। जवान इतने दिनों बाद पहली बार सस्ताने लगे, बाज ऊँघने लगे। वो कई रातों से चंद लम्हों के लिए भी नहीं सो सके थे। दुश्मन गालिबन चाहता भी यही था कि ब्रिज हेड के जवान जरा सुस्त हो जाएं। शाम 7 बजे के करीब दुश्मन निहायत खामोशी से चोरी छुपे इस कदर आगे बढ़ाया कि एक कंपनी की पोजीशनों से 400 गज दूर था। अचानक लखन के से टैंकों का फायर शुरू हो गया, जिसे ए कंपनी और बटालियन हेडक्वार्टर के वायरलेस सेट तबाह हो गए। B कंपनी का सेट पहले ही खराब था। अपने तोपखाने का फायर ऑर्डर देने का कोई जरिया न रहा। एक कंपनी कमांडर मेजर अमीर अफजल खान को टारगेट नंबर याद थे। वो बटालियन हेडक्वार्टर में गए। वो इस इरादे से गए थे कि तोपखाने के पिछले OP मेजर जियाउद्दीन उप्पल को टारगेट नंबर
नंबर देकर दुश्मन पर फायर करवाएंगे, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि मेजर उपल शहीद हो चुके हैं और उनका सेट भी खामोश है। मेजर अमीर अफजल खान ब्रिगेड हेडक्वार्टर के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश में मसरूफ रहे थे, यहाँ तक कि 2-3 जवान किसी जख्मी को उठाए चले आ रहे थे। देखा वो मेजर फरीद मलिक थे जो मेजर अमीर अफजल खान से कंपनी की कमान लेने आए हुए थे, वो भी जख्मी हो गए थे। मेजर अमीर अफजल खान एक कंपनी की पोजीशनों की तरफ दौड़े क्योंकि वहां अब कोई कंपनी कमांडर न था। वो चाहते ही यही थे कि मोर्चों में रहें और ट्रेनिंग सेंटर में न जाएं। उन्हें ट्रेनिंग सेंटर में जाने के अहकाम मिल चुके थे। कैप्टन नासिर नवाज जंजुआ ने दुश्मन पर गोलाबारी करवाने के लिए टारगेट नंबर ले लिए और ब्रिगेड हेडक्वार्टर से किसी तौर राब्ता कायम करके गोलाबारी का बंदोबस्त करवा लिया। उधर मार्का उरूज पर था। एक कंपनी शदीद फायर की जद में आई हुई कंपनी कमांडर के बगैर लड़ रही थी। इस मौके पर पाक फौज की ट्रेनिंग की बुनियादी खूबी और डिसिप्लिन काम कर रहा था। कंपनी कमांडर के न होने से जवानों के जज्बे और जोशो खरोश में कोई फर्क नहीं आया था। फायर बेपनाह आ रहा था। शाम का अंधेरा गहरा हो गया था। मेजर अमीर अफजल खान मोर्चों की तरफ दौड़े तो लेफ्टिनेंट इफ्तिखार रजाकाराना साथ चल पड़े। लेफ्टिनेंट इफ्तिखार चूंकि बटालियन हेडक्वार्टर के मोर्चे में रहते थे, इसलिए उन्हें एक कंपनी के मोर्चों का सही अंदाजा नहीं था। उन्होंने मेजर अमीर अफजल खान से कहा कि मुझे आपके आगे आगे चलना चाहिए, लेकिन अफसोस है कि मुझे रास्ते और आपकी पोजीशन का इल्म नहीं। मेजर अमीर अफजल खान ने लेफ्टिनेंट इफ्तिखार से कहा कि पोजीशनों के करीब पहुंचकर हम बुलंद आवाज से नारा लगाएंगे। अपने मोर्चों के करीब पहुंचकर दोनों ने नारा लगाया और मेजर अमीर अफजल खान ने बुलंद आवाज से कहा, शाबाश जवानों, हम पहुंच गए हैं, होशियार होकर लड़ो। लेफ्टिनेंट इफ्तिखार भी गरज गरज कर नारे लगाने लगे। सूबेदार चनारगुल ने आवाज पहचान कर गला फाड़ कर कहा, शाबाश शेरो, मेजर साहब आ गए हैं। सूबेदार हकीम खान शहीद ने भी यही नारा दोहराया और मोर्चे फायर की कयामत के साथ जवानों के नारों से गूंजने लगे। दुश्मन 50 गज तक आ पहुंचा। उसकी नफरी इस कदर ज्यादा थी कि एक कंपनी को जिसकी नफरी 100 से भी कम रह गई थी, हाथों से चीर फाड़ सकती थी। दुश्मन का इरादा कुछ ऐसा ही नजर आता था। बज़ाहिर सूरत हाल यही थी कि कंपनी के मुट्ठी भर जवान कुचले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानियों ने जर्रा भर घबराहट का मुजाहरा न किया। दुश्मन दस्त बदस्त मार के तक आ गया था। एक कंपनी के जवानों ने ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। दुश्मन के अगले सिपाही तो ग्रेनेडों की जद में आकर गिरने लगे, लेकिन उनके पिछले हमले की दूसरी मौज चली आ रही थी। इस किस्म के मार्कों की तफसीलात सामने रख कर ये कहना बिल्कुल ही गलत मालूम होता है कि भारतीय बुज़दिल थे। हमारे यहाँ ये तासुर आम हो गया है कि हमारे जवानों ने नारा लगाया और दुश्मन दुम दबा कर भाग गया। मैंने पाक फौज के कई एक जवानों, अफसरों और जर्नैलों से पूछा कि क्या भारतीय इस कदर बुज़दिल थे कि आप लोगों ने उसे सिर्फ नारों से भगा दिया। हर किसी ने मुझे यही एक जवाब दिया कि भारतीय लड़ने आए थे और जम कर लड़े। वो किसी पहलू भी बुज़दिल नहीं थे, बल्कि कहना ये चाहिए कि पाक फौज के जवानों में हुब्बुल वतनी, हुर्रियत और फर्ज शनासी का इस कदर जज्बा था कि वो दुश्मन को अपनी सरजमीन में देख कर सरापा गैज़ो गज़ब बन गए थे। जोश जिहाद, मिल्ली वक़ार और शौक शहादत ने उन पर ऐसी दीवानगी तारी कर दी थी कि उन्होंने इस कदर ताकतवर दुश्मन के पांव उखाड़ दिए। मसलन इसी मार्के को लीजिए। अगली मौज के भारतीय सिपाही पाकिस्तानियों के ग्रेनेडों और मशीन गन फायरिंग से मक्खियों की तरह गिर रहे थे, मगर पिछली मौज अपने अंजाम को जानते हुए भी जयकारे लगाती चली आ रही थी। अगर वो बुज़दिल होते तो अपने अगले साथियों की लाशों को और जख्मियों को तड़पता देख कर ही भाग जाते। उन्होंने हमले की शिद्दत में जरा भर भी कमी न आने दी। अब देखना यह है कि अपने जवानों ने दुश्मन पर गलबा पाने के लिए कितनी शुजाअत का मुजाहरा किया। नफरी की तफावत के अलावा दोनों तरफों का ये फर्क काबिल गौर है कि दुश्मन की नफरी ताजा दम थी और अपने जवान 6 सितंबर की सुबह से मुसलसल लड़ रहे थे। 8 सितंबर के रोज उन्होंने दुश्मन पर जवाबी हमला किया था, फिर ये ब्रिज हेड मार्का लड़कर कायम किया था। रातों को गश्ती मार के लड़े थे, दिन को हमले रोके थे और खाक और खून का ये खेल एक लम्हे के लिए भी न रुका था। और आज 18 सितंबर की रात आ गई थी। दुश्मन कोई ऐसा जाहिल नहीं था, उसकी आंखें और कान खुले थे। वो इस मैदानी महाज के चप्पे चप्पे को देख रहा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि पाक फौज के अगले मोर्चों के जवानों की अभी तक बदली नहीं हुई और उनमें अब हमला रोकने के लिए दमखम नहीं रहा। चुनाचे वो शदीद तरीन हमला करके उन जवानों के आसाब को खत्म कर देना चाहता था। एक कंपनी के जवान अब असलहा और बारूद से ज्यादा जज्बे और हुर्रियत की जंग लड़ रहे थे। कैप्टन सगीर हुसैन शहीद की भी कंपनी सड़क के दाएं और खासी पीछे मोर्चा बंद थी। कैप्टन सगीर शहीद ने अपने जवानों को हुक्म दिया कि एक कंपनी को भरपूर
भरपूर सपोर्ट दो, इनके ग्रेनेड तो वहां तक पहुंच नहीं सकते। उन्होंने तमाम हथियारों से रैपिड फायर शुरू कर दिया। उसके साथ कैप्टन सगीर शहीद खुद मोर्चे से निकल आए और नारे लगाने शुरू कर दिए। ये नारे दुश्मन को ये तासुर देने के लिए लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तानी जवान न सिर्फ हमला रोकेंगे बल्कि हमला करेंगे भी। भारतीयों को अच्छी तरह मालूम है कि पाक फौज का नारा हैदरी खोखला और बेमकसद नहीं। जब पाक फौज के जवान हमला करते हैं तो फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर नारा तकबीर लगाते हैं। और इंडियन आर्मी के कई जंगी कैदियों ने कहा था कि पाक फौज का नारा तकबीर उन पर दहशत तारी कर देता है। उस रात कैप्टन सगीर हुसैन शहीद ने नारों से यही तासुर पैदा करना चाहा था। उनके नारे सुनकर अपनी टैंक रेजिमेंट के मेजर बारी समझे थे कि या तो दुश्मन बी कंपनी के करीब आ गया है या बी कंपनी हमला कर रही है। टैंक पीछे थे, बी कंपनी का वायरलेस सेट खराब था, इसलिए कैप्टन सगीर शहीद टैंकों की रहनुमाई करने से कासिर थे। मेजर बारी खामोश नहीं रह सकते थे। अंधेरे की वजह से टैंक आगे भी नहीं ले जा सकते थे। दुश्मन का फायर और गोला बारी बारिश की तरह आ रही थी। मेजर बारी ने अंधेरे से मोर्चों के आगे गोले फेंकने शुरू कर दिए। उनकी गोलाबारी कामयाब रही। एक कंपनी मार्के के सबर आजमा मरहले में थी। उनके पास आरआर गन्ने थी जो टैंकों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं, प्यादा फौज के खिलाफ नहीं। सूबेदार हकीम खान शहीद और सूबेदार चनार गुल ने सोचा कि दुश्मन रात के वक्त टैंक तो आगे ला नहीं सकता क्योंकि रात के वक्त टैंक अंधा होता है। दोनों सूबेदारों ने हुक्म दे दिया कि आरआर गन्ने दुश्मन के प्यादा दस्तों पर फायर करो। चुनाचे आरआर गन्ने इन्फेंट्री पर गोले फेंकने लगी। इस फायर का निहायत अच्छा असर हुआ, लेकिन दुश्मन के हमले की एक और मौज चली आ रही थी। दुश्मन ताजादम सिपाहियों को आगे लाकर मरने और जख्मी होने वालों की जगह पूरी करता चला जा रहा था। मैदान जंग उसी के हाथ नजर आता था। कैप्टन नासिर नवाज जंजुआ ने जो टारगेट ब्रिगेड हेडक्वार्टर को दिए थे वो तोपखाने तक पहुंच गए। तोपखाने के साथ बसद मुश्किल आरजी सा राब्ता भी कायम हो गया। तोपखाने को इस तरह का फायर ऑर्डर दिया गया कि गोले दुश्मन के अगले दस्तों के पीछे गिरे। ये एक दानिशमंदाना फायर ऑर्डर था। दुश्मन नफरी और असलहे की अफराद के बलबूते पर लड़ रहा था। इसके बरक्स पाकिस्तानी अफसरों ने जंगी फहम फरासत और अक्ल की जंग शुरू कर दी। उन्होंने अपनी सोची हुई चाल के मुताबिक दुश्मन के अगले दस्तों के पीछे गोलाबारी शुरू करवाई तो उसके दो नताइज बरामद हुए। एक ये कि दुश्मन के पिछले दस्ते अगले दस्तों की मदद को पहुंचने से आजिज आ गए और वो गोलाबारी से बचने के लिए पीछे को भागे। अगले दस्ते अपने पीछे फटते गोलों से बचने के लिए आगे को भागे। घबराहट में आगे को भागने वाले भारतीयों को पाकिस्तानी जवानों ने मशीन गन्नों, राइफलों और स्टेन गन्नों से भून डाला। उनकी मदद के लिए अब पीछे से कोई नहीं आ सकता था क्योंकि उनके सामने कर्नल इमदाद अली मलिक के तोपखाने ने आग की दीवार खड़ी कर दी थी। एक कंपनी की बाएं तरफ वाली प्लेटून कुछ फासले पर थी। इस प्लेटून पर दुश्मन ने हल्ला बोल दिया, यानी चार्ज कर दिया। ये दस्त बदस्त जंग थी। पाकिस्तानियों के नारे गोलाबारी के धमाकों से भी बुलंद हो गए। वहाँ नायक नजीब गुल था जिसके पास मशीन गन थी। उसके साथ सिपाही गुलाम मोहम्मद था जिसके पास स्टेन गन थी और सिपाही शहजाद गुल था जिसके पास राइफल थी। इन जवानों पर हमला करने वाले भारतीयों की तादाद 50-60 से कम न होगी। नायक नजीब गुल जो कैम्बलपुर का रहने वाला तालीम याफ्ता जवान था, स्टेन गन फायरिंग का माहिर तस्लीम किया जाता था। लेकिन उस रात सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। उसने गुलाम मोहम्मद से स्टेन गन ली और उसे कहा कि मशीन गन से फायर खोल दो। अगली सुबह नायक नजीब गुल और सिपाही गुलाम मोहम्मद के मोर्चे के सामने 47 लाशें पड़ी हुई थी। इससे भी बाएं नायक ज़ेबदीन का मोर्चा था। उसके पास लाइट मशीन गन थी। उसके साथ सिपाही नादिर खान था जिसके पास राइफल थी। ये दोनों यकीनी मौत के मुंह में थे। दुश्मन उनके मोर्चे के ऊपर चढ़ाया था। जिला सरगोता के गांव का रहने वाला 6 फुट 3 इंच लंबे लांस हवालदार ममारज ने देख लिया। उसके मोर्चे में 3 जवान थे। उसने जवानों को अपने साथ लिया और कयामत की इस फायरिंग में जब मोर्चों से बाहर जमीन का कोई इंच फायर से महफूज नहीं था, फलक शगाफ नारा लगाकर उन भारतीयों पर टूट पड़ा जो नायक ज़ेबदीन के मोर्चे तक जा पहुंचे थे। इन जवानों के नारों से दुश्मन बौखलाकर मोर्चे से पीछे हटा तो नायक ज़ेबदीन और हवालदार ममारज और उनके जवानों ने अपने सामने आए हुए किसी भारतीय को भागने न दिया। अब दुश्मन का जोर थमने लगा और ये भी नजर आने लगा कि दुश्मन पीछे हट रहा है। उस वक्त देखा तो ये पता चला कि दुश्मन एक कंपनी के बाएं फ्लैंक से मोर्चों के पीछे आने की कोशिश कर रहा था। जब दुश्मन पीछे हटने लगा तो एक कंपनी कमांडर ने तोपखाने की गोलाबारी का रेंज बढ़ाने के लिए कहा। उसके मुताबिक गोले दुश्मन के और पीछे पड़ने लगे। दुश्मन बिखर कर पीछे को भागने लगा। फिर गोलाबारी और आगे बढ़ने लगी और दुश्मन मरने भी लगा, भागने भी लगा। फटते गोलों की रोशनी में भारतीय अफसर और सिपाही बहुत तेजी से गैर फौजी तरीके से पीछे को भागते नजर आए। कैप्टन सगीर हुसैन शहीद और उनकी कंपनी के सूबेदार
सूबेदार गुलाम रसूल शहीद ने देखा कि दाएं तरफ दुश्मन के भागने की रफ्तार कोई ऐसी तेज नहीं। उन्होंने मोर्चों से निकलकर खुद भी पुरजोश नारे लगाए और अपने जवानों से भी नारे लगवाए। साथ ही ऐसा फायर करवाया कि दुश्मन ये समझा कि उसके फ्लैंक पर हमला हो गया है। वो तेजी से भागने लगा, लेकिन बी कंपनी के फायर ने बहुत से सूरमाओं को ढेर कर दिया। रोशनी राउंड फायर किए जा रहे थे, जिनकी रोशनी में दूर दुश्मन के भागते हुए सिपाही नजर आ रहे थे, और मोर्चों से लेकर दूर आगे जहां तक रोशनी में नजर आ सकता था, भारतीयों की लाशों के सिवा और कुछ नजर नहीं आता था। दुश्मन की लाशें तो उस मैदान में हर रोज और हर हमले के बाद नजर आया करती थीं, लेकिन ये अंबार पहली बार देखे गए थे। लाशों के ऊपर लाशें थीं। यकीन नहीं आता था कि सारे भारतीय मरे हुए हैं। यूं शक होता था जैसे अच्छे भले सिपाही लोमड़ी की तरह मकर कर रहे हों। यकीन इसलिए भी नहीं आता था कि इस कदर कसीर नफरी का शदीद हमला जिन जवानों ने रोका था, वो न सिर्फ शल जिस्मों से लड़े थे, बल्कि हमलावरों के मुकाबले में उनकी नफरी आटे में नमक के बराबर थी। इन्होंने आग के दरिया को यख कर डाला था। पौ फटते ही दुश्मन ने फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसने अपना क्रैक ब्रिगेड नंबर 50 छाता बरदार भी मैदान में उतार दिया था और नंबर 23 माउंटेन डिवीजन को भी आगे कर दिया था। लाहौर को फतह करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा कीमत देने का अज़्म किए हुए था। दुश्मन के इस क्रैक ब्रिगेड ने रन कच्छ में पाकिस्तानियों के हाथ देखे हुए थे। चुनाचे रन कच्छ का बिदका हुआ ब्रिगेड वाहगा के मैदान में भी बिदकता ही रहा। बहरहाल इस नए हमले में भी उसकी नफरी ताजा दम थी। खुशकिस्मती से अपने तोपखाने का एक वायरलेस सेट पहुंच गया था। रात को सारे ही सेट बेकार थे और उनके बगैर ही मार्का लड़ा गया था। सुबह को एक सेट आ गया तो काम आसान हो गया। जो ही दुश्मन को आगे बढ़ते देखा तो तोपखाने को फायर ऑर्डर दे दिया गया। तोपों की बाढ़ ठिकाने पर फटी, फिर एक और बाढ़ आई और जब गोलाबारी रुकवाई गई और गर्दो गुबार छट गया तो दुश्मन लापता था। ये हकीकत बाद में आश्कार हुई कि दुश्मन हमले के लिए नहीं बल्कि रात की लाशों के ढेर उठाने आया था। यहाँ ये बात वाजे कर देना जरूरी है कि भारतीय इस हद तक इंसानी जज्बात से आरी और इस हद तक दरिंदे हैं कि अपने साथियों की लाशों का जर्रा भर एहतराम नहीं करते। उनकी लाशें मवेशियों के मुर्दारों की तरह पड़ी रहती थीं और जब मैदान जंग में जरा खामोशी होती तो गिद्धों के गोल लाशों पर टूट पड़ते और थोड़ी देर बाद वहां हड्डियों के ढांचे रह जाते। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।